नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी नवीन बनाएंगे मंडली, तैयार हो रही कुंडली। जी हाँ, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम तैयार होने जा रही है और इस टीम में मध्य प्रदेश से किन नेताओं को चुना जाएगा और उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा तेज हो गई है। तो इधर मोहन यादव भी दिल्ली दौरे पर है और अटकलें जोर पकड़ रही है कि जल्दी ही प्रदेश में निगम मंडलों में भी नियुक्तियों का फैसला हो सकता है। इन संभावना के बीच कांग्रेस इसे राजनीतिक एडजस्टमेंट बता रही है, लेकिन सवाल यह है कि नितिन नवीन की टीम में मध्य प्रदेश को कितनी अहमियत मिलने वाली है और क्या वाकई आने वाले महीनों में बीजेपी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे या ये सिर्फ सियासी कयास है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। नितिन नवीन की टीम में एमपी से कौन? नियुक्तियों को लेकर प्रदेश में सियासत ऑन। 20 जनवरी 2026 ये वो तारीख थी जब बीजेपी की राजनीति में एक नई युग की शुरुआत हुई। नितिन नवीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बीजेपी में शुरू हुए इस नए अध्याय को पीढ़ी परिवर्तन बताया गया और अब नितिन ने अपनी टीम बनाना शुरू कर दिया है। लिहाजा एमपी से भी कुछ नेताओं के नाम सामने आए हैं जो नितिन की टीम में हो सकते हैं। चर्चा है कि कविता पाटीदार, गजेंद्र पटेल, लाल सिंह आर्य, कमल पटेल और अरविंद भदौरिया जैसे नेता शामिल किए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, निगम मंडलों में भी नियुक्तियों का रास्ता अब साफ हो सकता है। हालांकि इन अटकलों पर बीजेपी का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है। चाहे बिहार का चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, सभी जगह मध्य प्रदेश के नेता कार्यकर्ताओं ने सफलतापूर्वक योगदान दिया और ये निश्चित ही हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर भी दायित्व देने की चर्चा चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। संगठन ही नेताओं की योग्यता और ऊर्जा के अनुसार उनके दायित्वों का निर्धारण करता है। मध्य प्रदेश में जिन भी नेताओं को चाहे राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व मिले या मध्य प्रदेश में निगम मंडल या संगठन में दायित्व मिले, जो भी दायित्व मिलेगा पार्टी के नेता कार्यकर्ता मजबूती से पूरा करेंगे। याद हो तो बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास प्रदेश संगठन की ओर से करीब 15 प्राधिकरणों और निगमों के अध्यक्षों के नाम की प्रस्तावित सूची दिल्ली भेजी गई थी, लेकिन केंद्रीय संगठन ने कुछ कमी बताते हुए सूची को वापस भेज दिया था। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि नितिन की टीम के साथ ही प्रदेश में भी नेताओं को मंत्री का दर्जा जल्द मिलेगा। हालांकि कांग्रेस बीजेपी की नियुक्तियों को अलग नजरिए से देख रही है। बीजेपी अपना टेंट तो देखती नहीं है। अगर जो है बीजेपी में अगर भयानक गुटबाजी नहीं है तो जो है निगम और इनके मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है, ये तो बताए बीजेपी। कांग्रेस की खिड़की पे खटखट करते रहेंगे बैठ के, और बीजेपी में जो है महासंग्राम चल रहा है। हर गांव हर जिले में तो लड़ाइयां चल रही हैं। शायद ये कहना गलत ना हो कि प्रदेश में अगले 3-4 महीनों में सत्ता और संगठन में ताबड़तोड़ नियुक्तियां होंगी, क्योंकि इनको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की तमाम नेताओं के साथ बैठकें और मंथन का दौर चल रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में है। लिहाजा ये अटकलें और जोर पकड़ रही हैं कि राजनीतिक एडजस्टमेंट की कवायद कभी भी शुरू हो सकती है। चर्चा तो ये भी है कि खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। खैर, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश से किन नेताओं को कहां और क्या जिम्मेदारी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, सुरेश शर्मा और अशोक शुक्ला। तो सबसे पहले शुक्ला जी, आप ही के पास बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। धन्यवाद। तो एक कहावत हम सुनते रहे हैं कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो। तो वही हालात बीजेपी में नजर आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि वीडी शर्मा को उत्तराधिकारी की बात हुई तो एक ही कार्यकाल में उन्होंने लगभग पूरे 2 कार्यकाल पूरे कर लिए। यही हाल जेपी नड्डा का रहा और यही हाल हम निगम मंडलों में नियुक्तियों का देख रहे हैं कि जब मोहन यादव बने और उसके कुछ समय बाद उन्होंने निगम मंडल, बोर्ड, आयोग सब भंग किए
तो उम्मीद जागी कि नए सिरे से नियुक्तियाँ होगी। फिर आ गया कि लोकसभा चुनाव आ गए, उसके बाद होगा। फिर लोकसभा चुनाव के बाद पूरा एक साल निकल गया। फिर आ गया कि खरमास आ गया, खरमास का संक्रांति के बाद हो जाएगा। और अब बजट भी आ गया और बजट साथ मध्य प्रदेश का भी आने वाला है। अब फिर से सुखबुगाहट शुरू हो गई है। तो लग रहा है कि अब ये जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, आपने बाकी चीजों को तो आपने जिक्र किया कि किस तरह से घटनाक्रम थे, कैसे लोकसभा चुनाव हुए, फिर बजट हुआ। तो आप ये भी देखिए ना कि अभी यूजीसी भी आ गया है। यूजीसी के बाद में भी थोड़ा सा हलचल तेज हुई है। सबसे बड़ी दिक्कत किसी भी राजनीतिक पार्टी को नियुक्तियों में उसको जातीय समीकरण साधना होता है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं करता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भी जातियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जिस तरह से ओबीसी को भी साधने की एक कोशिश बीजेपी ने की थी, इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हो गया और वो यूजीसी के जो नए नियम थे वो लागू नहीं हो पाए। तो मुझे लगता है कि अब एक नए सिरे से पार्टी के भीतर इस पे मंथन चल रहा होगा कि हम किस तरह से, क्योंकि ओबीसी भी नाराज है थोड़ा सा। उसको लग रहा है कि सरकार की वजह से ये ऐसा हो गया, आधी अधूरी तैयारी के साथ में सरकार आई थी। और संगठन में नियुक्तियां, ऐसा नहीं है कि पहली दफे ये हम लोग निगम मंडलों की नियुक्तियों में देरी देख रहे हैं। शिवराज सरकार के समय में भी इस तरह की देरियां होती रही और चुनाव से ठीक 1 साल 2 साल पहले कुछ नियुक्तियां हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी में अगर आप प्रदेश में देखेंगे, प्रदेश से किसको केंद्र में ले जाया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि, आपने जरूर बीडी शर्मा जी का नाम लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मणों को या सवर्णों को संतुष्ट करने के लिए मध्य प्रदेश से अगर किसी को मौका भी मिलेगा तो वो ओबीसी से मिलेगा। उसमें गणेश सिंह एक नाम हो सकते हैं, सतना के सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं, इनको ये मौका मिल सकता है। ओबीसी के अभी आयोग जो बना है उसके भी ये चेयरमैन है। वो कुर्मी भी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब मैं तो हो सकता है यूपी में फायदा लेने के लिए है, क्योंकि वहां भी कुर्मी अध्यक्ष बनाए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो इनको मौका मिल सकता है। इसी तरह से ओबीसी के और भी लोग हैं जिनको पार्टी मौका दे सकती है। सवर्णों को मौका कम मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये देरी के क्या कारण है ये तो पार्टी बेहतर बता सकती है। लेकिन हाँ, ये हम लोगों ने देखा कि नड्डा जी का कार्यकाल भी लंबा था, बीडी शर्मा जी का भी कार्यकाल लंबा था। और मध्य प्रदेश में भी जब कार्यकारिणी की घोषणा होनी थी, जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी देरी हुई थी। तो कहीं ना कहीं कोई वो उस तरह से तो पार्टी के भीतर समन्वय नहीं है जिसको हम लोग देखा करते थे। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसके चलते निर्णय लेने में देरी होती है। जी, लेकिन ये बार बार फिर हम देखते हैं सुगबुगाहट शुरू हो जाती है, फिर नाम तैर जाते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था, कुछ महीने पहले की बात है, तो जब मैं बीजेपी दफ्तर जाता था तो लगभग 100-200 रोज लोग मिलते थे कि कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व मंत्री है, या कोई विधायक है, या कोई दावेदार है। और सबकी एक ही जिज्ञासा, भाई साहब लिस्ट कब आ रही है। ये तो बाद में पूछता आदमी कि मेरा नाम है कि नहीं, उसको पहली चिंता ये रहती लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है। वो उसमें दरअसल वो यही जानना चाहता है कि उस लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं, क्योंकि बड़ी लंबी फेहरिस्त है ना। इसमें आप देखिए, इसमें लीला चिटनेस का भी नाम है, अजय बिश्नोई भी हैं, रामनिवास रावत भी हैं, इसमें महेंद्र सिंह सिसोदिया भी हैं, आशुतोष तिवारी भी हैं। मतलब ढेरों नाम इसमें हैं जो निगम मंडलों में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। और यही जिज्ञासु भी होते हैं कि आखिर लिस्ट आ रही तो उसमें इनका नाम है कि नहीं नाम है। तो बहुत सारे नाम हैं। और कहीं जो कांग्रेस से बीजेपी में लोग आए हैं उनको कैसे एकोमोडेट करना है, ये भी पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी, लेकिन क्या इतनी वर्ष से चुनौतियों से इनसे पार पाया जा सकता है। और दूसरी एक और बात है, सुरेश शर्मा जी से मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो बार बार एडजस्टमेंट की बात होती है कि इतनी बड़ी पार्टी है कि एक बार हो गया सिंधिया पर, 2 बार हो गए, अब बार बार जो बीजेपी ये कहती है कि हम सब एक हैं, फिर वो चिंता करती है कि सिंधिया गुट को भी एडजस्ट कर लेना है, फलाने गुट को भी एडजस्ट कर लेना है। और फिर से अब ये निगम मंडलों की बात चली तो फिर ये नाम आने लगता कि सिंधिया गुट के ये लोग हैं। अब तो एक चुनाव लड़ लिए, 2 चुनाव लड़ लिए वो बीजेपी में आकर, और जिनको पार लगना था वो पार हो गए, जिनको डूबना था वो डूब गए। देखिए मनोज जी, ये जो छाया है ना वो तो हटती नहीं है। छाया तो परमानेंट रहेगी कि ये सिंधिया के साथ आए थे तो सिंधिया के लोग हैं। तो इसलिए जब भी उनकी नियुक्ति होगी तो खबर की दृष्टि से भी हम लोग उसमें यही देखने की कोशिश करेंगे कि कौन किसका है और किसके साथ जुड़ा रहा है। सिंधिया की बात क्यों करते हैं अपन, बाकी लोगों की भी तो बात करते हैं। ये शिवराज जी के आदमी है, ये बीडी शर्मा जी के आदमी है, ये हितानंद जी जो अभी चले गए उनके छोड़े हुए लोग हैं। तो इन सब का अनुपात अपन लोग लगाते ही हैं। लेकिन जो आपने जो महत्वपूर्ण बात शुरुआत की है जिससे, वो ये है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि उसके नेतृत्व को अनेकों अवसरों पर इस बात का भय लगता है कि कहीं हमारे प्रति नाराजगी पैदा नहीं हो जाए।
देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के प्रति तो नाराजगी हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो इतने बड़े हो गए कि वो नाराजगी वाराजगी की सीमाओं से बाहर ही निकल गए। लेकिन जो बाकी के वो जो लोग हैं नाराज होंगे उनको तो, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है। हाँ, पहुंच का सवाल ही पैदा, उनको मालूम ही नहीं चलता कि ये आदमी हमसे नाराज है। लेकिन इनको तो फर्क पड़ता है ना, जो यहाँ लोग प्रदेशों में राजनीति कर रहे हैं या जिलों में राजनीति कर रहे हैं, उनको तो सबको ये समझ में आता है कि ये नाराज है तो फिर इसका भी अपना एक दायरा है। तो मुझे लगता है कि ये भय ज्यादा है, इसलिए कभी दो नाम पर उलझा दी जाती है एक बात, कभी कहते हैं नहीं नहीं ये वाला नाम आप मत जोड़िए भाई, ये वाला हम जोड़ देंगे। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मैं एक मंत्री से मिलने गया था, जी तो वहां के ही एक मित्र ने मुझसे कहा कि भाई साहब हमारा नाम इन्होंने दिया कि नहीं दिया पूछ लेना। तो मैंने चर्चा में कहा, मैंने कहा क्यों निगम मंडलों में तुमने अपने किसी आदमी का नाम दिया है क्या? तो उसने कहा भाई साहब इसका नाम दिया है। तो अभिप्राय ये है कि तत्काल जो है मुझे वो नाम मालूम चल गया, लेकिन बात उसका अब आज जो मैं संदर्भ में जिसमें बात कह रहा हूँ वो ये है कि ये बात को तो 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने पहले किसी मंत्री ने, सीनियर मंत्री ने अपने सहयोगी का नाम दिया और आज तक नियुक्ति नहीं हुई, इसका मतलब ये कसरत 8 महीने से चल रही है। जी और पहले से भी चल रही होगी तब तो नाम मांगा उनसे। तो 8-10 बिल्कुल। महीने से जो कसरत चल रही है वो कसरत आगे भी चलना है। तो इसलिए निगम मंडलों का जहां तक प्रश्न है, ये किसी भी प्रकार के आक्रोश को के सामने जो है लॉलीपॉप है, जो दिखा दिया जाता है उसमें से एक दो को दे दिया जाता है, नाराजगी होने नहीं दी जाती। जो पावरफुल होता है, जिनके आम सहमति या जिसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, या जिसके सोर्स ज्यादा, रिसोर्स नहीं सोर्स ज्यादा है, जिसके और कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति वाला होता है, उसको ले नहीं, लिया कहीं जाता है। कहीं रिसोर्स भी काम कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, रिसोर्स तो ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। वो अब रिसोर्स के दम पे तो बड़े बड़े चले गए साहब, रातों रात बुला लिए, वो तो सबकी समझ में आता है। लेकिन जी कुल मिलाकर के, पर एक आपने जो मुद्दा और दिया था ना कि नवीन जी की उसमें जो है कौन कौन जाने वाले हैं, बड़ी उम्मीद है। पर मैं तो आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूँ जी कि नवीन जी तो सेकंड प्रायोरिटी के थे, बिल्कुल। अध्यक्ष जो है वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी के और ही कोई थे। और कारण बस, परिस्थिति बस, अब इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं रहेगा। हाँ नहीं, समझ रहे हैं आप, हम कारणवश सब और समझ। कारणवश और परिस्थिति बस जो है वो सेकंड वाले को नाम ले लिया, लेना पड़ा, मजबूरी थी पार्टी की, नहीं तो पता नहीं कब कब क्या दिक्कत आ जाए। तो इसलिए जो है ये परिस्थिति आने को अवसरों पर जो है आदमी का भाग्य जो है ना, उसके आगे से बिल्ली रास्ता काट जाती है वाली स्थिति कई बार निर्मित हो जाती है। तो इसलिए ये माना ही जा सकता है कि मध्य प्रदेश के 2-3 लोग जो है वो केंद्रीय नेतृत्व जो है अपने पदाधिकारियों के रूप में रखेगा। और इसलिए भी रखना जरूरी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करना सीखी है। इसलिए ठीक है, अब गुजरात का जलजला हो गया, नहीं तो हमारे मध्य प्रदेश में अटल जी, राजमाता जी, कुशवाहा ठाकरे जी, उसका जलजला हुआ करता था। प्यारेलाल बोलते थे खंडेलवाल। देश में वो चलता, जी हाँ, बाद तक चले हैं, वो तो उमा भारती तक चले हैं। बाद में तो जो केंद्र में पदाधिकारी बन रहे हैं वो अपनी बात कहने के लायक ही नहीं बने। अदरवाइज तो शिवराज जी, उमा भारती जी जब वाइस प्रेसिडेंट रहे, तब शिवराज जी महामंत्री रहे तो मध्य प्रदेश की बात मानी जाती थी। तो मध्य प्रदेश के संसदीय भाग्य बोर्ड का में भी निर्णय, जलवा रहा है। मध्य प्रदेश के भाग्य में का निर्णय तो वो ले रहे हैं जो मध्य प्रदेश की एबीसीडी भी नहीं जानते। इसलिए जी। जो है ये तो भाजपा है, अब जनता की पक्ष है, तो चल रहा है सब। लेकिन शुक्ला जी, ये बेहतर है कि इतनी बड़ी पार्टी में बार बार कहा जाता है एक अनार है 100 बीमार हैं, तो एक कार्यकाल अगर आप पहले शुरुआत में बना देते अगर निगम मंडलों में, तो जो लोगों को उपकृत करना था उनका एक कार्यकाल 3 साल में पूरा हो जाता और बचे को चुनावी साल में आप कर सकते थे, 2 साल में। तो ये बेहतर, ज़्यादा लोगों को आप एडजस्ट कर सकते थे। अब भी वही स्थितियाँ बनेगी, वरना कि आप लोगों को सब समझ में आ गया कि जो बन जाएंगे उनको भी पता है और जो नहीं बनेंगे उनको भी पता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं होना है। नहीं, देखिए, पार्टी के भीतर मैंने आपसे कहा ना कि शिवराज को बदला गया था। अभी जैसे हमारे शर्मा जी ये कह रहे थे कि नितिन नवीन का नाम तो दूसरी पंक्ति में था, पहले कोई और था। तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में किसने ये उम्मीद की थी कि शिवराज को रिमूव करेंगे अगर तो सीधे मोहन यादव को ले आएंगे। जो केंद्र से मंत्री, जो विधायक का चुनाव लड़ने आए थे, प्रहलाद सिंह पटेल थे, सांसद राकेश सिंह थे, नरेंद्र सिंह तोमर थे, कैलाश विजयवर्गीय थे। तो ये सब नामों पे लोगों का दिमाग था कि साहब इनको मौका मिलेगा। लेकिन पार्टी औकात बोध करा रही है। पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं का औकात बोध कराया है। 2014 में जब मोदी जी आए तो किसने सोचा था कि मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाए। तो पार्टी के भीतर आप एक चीज और देखिए, आप एक नई जो एक रीति शुरू हुई है वो औकात बोध कराने की है। जिसने भी थोड़ा सा कॉलर खड़ी की
उसको पार्टी औकात बोध कराती है। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई भी हो, चाहे वो निगम मंडलों में नियुक्ति पाने का इच्छुक हो या मंत्री पद पाने का इच्छुक हो या मुख्यमंत्री बनने का इच्छुक हो, कोई कालर खड़ी करके सामने नहीं आएगा। पार्टी जिसको उपकृत करना चाहेगी उसको उपकृत कर देगी। पार्टी क्या तय करेगी ये तो बाद में पता लगेगा, और मुझे लगता है कि अभी ये दो लोग जो है तय करते हैं, या तो अमित शाह के पास वो सूची जाएगी, उनकी हरी झंडी मिल जाएगी तो नाम तय हो जाएंगे, या मोदी जी नहीं देखते ये सब चीजों को, ये सब अमित शाह ही करते हैं। तो शीर्ष नेतृत्व की जब भी बात होगी तो अमित शाह की रजामंदी से जो कुछ भी होना है मध्य प्रदेश में होगा। नितिन नवीन भी वही करेंगे जो अमित शाह चाहेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वही करेंगे जो अमित शाह चाहेंगे, और संगठन भी वही सब कुछ करेगा जो अमित शाह चाहते हैं। तो ले देकर अब जो है सब कुछ निर्भर करता है कि अमित शाह क्या चाहते हैं। तो अमित शाह के मन में क्या है, न आपको पता है, न मुझे पता है, न मोहन यादव नहीं, को मैंने पता इसलिए है। शुरुआत में यही कहा था कि एक जो कहावत मैंने आपके इसलिए कही थी कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो, कि जब 13वीं कालो तब मान लो कि जाट मर गया। तो भाजपा वही हाल है। जी। लेकिन तो शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी में कुछ ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि ऐसे कुंवारे बेचारे घूम रहे हैं जिनके हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, और कई ऐसे भी हैं जो कन्यादान की उम्र में दूल्हा बनने की जिद पाले हुए हैं, और पार्टी बार बार उन्हीं का नाम लेती। भाई जो एक बार चुनाव हार गया है या जो साइड लाइन हो गया है, फिर आप घूम फिर के उसको निगम मंडल का लॉलीपॉप देने लग जाते हो, फिर वो सक्रिय हो जाता है, तो बेचारे जो योग्य लोग हैं वो फिर पीछे हो जाते हैं। देखिए मनोज जी, राजनीति का स्पष्ट फंडा है, केवल उस आदमी को पूजा जाता है जिसके अंदर 150 वोट कटवाने की ताकत होती है, अन्यथा किसी को कोई नहीं पूछता। आज आप बहुत बढ़िया खबर लिख करके 4 लोगों को निपटाने की स्थिति में या 100 वोट काटने की स्थिति में आ जाइए, आपको पूछने लग जाएंगे। अन्यथा तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता यही कहेंगे कि मीडिया जो है वो 1 वोट भी नहीं कटवा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता 100 वोट 200 वोट का डिफरेंस डाला सकता है, उसकी वैल्यू है। तो ये जो बाहर से आए हैं या जिनके सेहरे बांधने की आप बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ वोट कटवा सकते हैं। इसलिए राजनीति की एक बात को तो समझना चाहिए। जी। दूसरा, मैं शायद इस बात से सहमत नहीं हो पाता हूं। मैं अनेकों बार इस बात को सोचता हूं कि मैं भी उसी गरिमा के साथ टिप्पणी करूं जिस गरिमा के साथ हमारे अन्य वरिष्ठ जो है करते हैं, कि बिल्कुल। भाई आडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। तो मुझे बताइए कि जिन दलों ने, मेरा बहुत स्पष्ट इस मामले में मानना है, जिन दलों ने चुक गए नेता, जो चुक जाते हैं ना, और जिनका सम्मान मजबूरी होता है करना, उनके आगे जिसने डग नहीं भरी, वो सारे राजनीतिक पार्टी निपटती फिर रही है। आप शरद पवार जी की पार्टी को देख लीजिए, अजीत पवार ने अलग करा तो जीत गया, शरद पवार जी की हालत क्या खराब हो गई। सोनिया गांधी जी सामने खड़ी हुई है, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, एक नेता आगे नहीं बढ़ पा रहा, पूरी पार्टी साफ हो गई। यदि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के पीछे चलते रहते, तो मैं दावे से कह रहा हूं देश में गठबंधन सरकारें रहती। इसलिए राजनीति के समझदार लोगों को ये समझना चाहिए कि जब तक शीर्ष नेतृत्व जिसको जनता की वोट समर्थन नहीं आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही जी। जिसका को वोट समर्थन जनता का नहीं मिलता, उससे डग भर करके आगे जाए बगैर पार्टी का उद्धार नहीं होना। इसलिए भाजपा ने जो किया वो सही किया, इन दोनों को नीचा नहीं दिखाया, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये मानना ही, ये क्या एक पॉलिटिकल टिप्पणी है ये, इसलिए मैं इससे सहमत नहीं रहता। लेकिन सबको अपना अधिकार है कहने का, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन मैं साथ साथ ये भी निवेदन कर रहा हूं मनोज जी आपके सामने कि भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं की जमात खड़ी हो गई है जो नेतृत्व के सरदर्द हो गया है। और मैं फिर एक बात आज संकेत में ही कह दूं, ज्यादा स्पष्ट कहने का कोई लाभ नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व ने अपने आप को बहुत बड़ा बताने के लिए प्रदेशों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, इनकी नियुक्तियां कर दी, और उनको अपने जो सीनियर नेता है उनको संभालने का वो कौशल नहीं आया जिस कौशल की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल था, मैं दर्शकों के नाते, कि कई बार होता है कि साहब ये फलानी जो टीम बनेगी वो 28 के देखते हुए बनेगी, 29 को देखते हुए, तो क्या निगम मंडल के 100-150 लोग या किसी भी नेतृत्व के अंदर में जो 150 लोगों की एक टीम है, मान लीजिए महामंत्री है, अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो अपने आप में इतने सामर्थ्यवान होते हैं क्या कि वो किसी प्रदेश में हार जीत तय कर सकते हैं? उसके लिए तो पूरा आपको मशीनरी चाहिए होती है, कार्यकर्ताओं में उत्साह चाहिए होता है। लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि साहब ये बन गए हैं तो अब ये चमत्कार कर देंगे। आप मनोज जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री के तीनों के नाम एक साथ लगातार बता दीजिए आप। बिल्कुल। आपको केवल एक नाम याद है जो भोपाल के हैं, आपको बाकी नाम याद नहीं आएंगे तत्काल। इसलिए इस बात में कोई मतलब नहीं रखा
आजकल क्या है, सब जो है जिसको स्पष्ट कहा जा सकता है कि अपने अपने समर्थक, मैं मोहरे शब्द बोलूंगा तो अपमानजनक होगा, लेकिन अपने अपने समर्थक लोगों को बैठाया जाता है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद की घुट्टी इतनी जबरदस्त चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सुंदरलाल पटवा का वो डायलॉग बोल करके यदि बी फार्म भेज देगी तब भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आ जाएगा। इसलिए आप इस बात को सोचिए, कौन अध्यक्ष बन रहा, कौन महामंत्री बन रहा, कौन क्या बन रहा, उससे कोई मतलब नहीं बचा। हमने अपने 40 वर्ष की पत्रकारिता में ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए वो गरिमा होती थी, जिसको अध्यक्ष बनाया जाता था, कह करके बनाया जाता था कि अरे ठाकरे जी आप बन जाइए, ये इसका मैसेज ये जाएगा। और आज तो ऐसे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं जिनके कभी अमित शाह हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं, कभी प्रधानमंत्री हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं। तो उस भारतीय जनता पार्टी की आपने तो बड़े नाम लिए, मैंने तो ऐसे फोटो भी देखे इस प्रदेश गरिमा की के। बात कर सकते हैं, मेरे ये तो शर्मा जी हवा ऐसे- है, हवा चल रही है। मैंने शर्मा जी ऐसे नेताओं को फोटो देखे मध्य प्रदेश के भी, उनके साथ जो मंडल अध्यक्ष की जिनकी हैसियत है, और वो ऐसे फोटो डाल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जैसे वो समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अरे को क्या नहीं करना है। साहब, मनोज जी कहने में नहीं आना चाहिए बात, थोड़ा सा हर व्यक्ति का अपना सम्मान होता है। एक विधायक का ड्राइवर मुख्यमंत्री के पड़ोस में बैठता है, आप क्या कल्पना करेंगे आप? एक विधायक के ड्राइवर रहे वर्षों तक, जी आजकल मुख्यमंत्री जी के पड़ोस में बैठते हैं। इनको क्या आप इसको क्या कल्पना समझोगे भारतीय जनता पार्टी किस दिशा तो में जा वही रही एक है? संकट है ना। हम लेकिन जी हम उनका सम्मान नहीं करना चाहते, हमारे लिए सब आदरणीय है, हमारे बालक है, सब आदरणीय है, लेकिन कुल मिलाकर के ये कि आप संदेश क्या देना चाहते हो? जिस आदमी ने 40 बरस 50 बरस पार्टी में लगाया, उसको आप अपने पड़ोस में नहीं बैठा रहे और एक विधायक के ड्राइवर को आप बैठा रहे हो, तो क्या समझेंगे लोग, क्या समझेंगे उसका? बिल्कुल शुक्ला जी, लेकिन सवाल कई सारे हैं कि सत्ता है। आखिर आपका चयन किस, क्या पैमाना क्या है, और अगर आप बना भी देते हो किसी को भी तो फिर उसको आप जस्टिफाई करने लग जाते हो। मैंने देखिए प्रारंभ में ये कहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति जातियों में बटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी भी अपवाद नहीं है। बिल्कुल वो राष्ट्रवाद की गुट्टी पिलाती है या उसके पास में चमत्कारिक नेतृत्व के बावजूद इसके वो जो है जातीय समीकरण का पूरा पूरा ध्यान रखती है। कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अगर ओबीसी को किसी ने मुख्यमंत्री दिया है तो हमने दिया है। तो जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें जो है पूरी तरीके से ये देखा जाएगा कि क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे और जातीय समीकरण भी साधे जाएंगे, और जिनकी चुनावी उपयोगिता होगी, जिनकी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, या वो किसी बड़े नेता के जो है पसंदीदा व्यक्ति होंगे, तो उनको ये मौका मिलेगा। कांग्रेस से जो लोग आए हैं उनमें भी कुछ लोगों को, जैसे रामनिवास रावत की मैं बात कर रहा हूँ, या दीपक सक्सेना की आप बात कर लीजिए, छिंदवाड़ा वाले जो हैं, इनको भी निगम मंडलों में कहीं ना कहीं मौका मिलेगा, जिससे कि अन्य दलों के लोगों के सामने भी ये विकल्प रहे कि कभी अगर आप अपनी पार्टी से बगावत करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए एक सम्मानजनक स्थान मिल सकता है, जिस तरह से रामनिवास रावत को मिला या दीपक सक्सेना को मिला। जी, बहुत छोटी प्रतिक्रिया शर्मा जी, कमी है। मैं प्रतिक्रिया नहीं, मैं श्रद्धे से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 पीढ़ियां लगाई अपने परिवार की, और उनके सामने दीपक सक्सेना का महत्व ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या मत है? रघुनंदन शर्मा जी का और उमा भारती का क्या हुआ पार्टी में? ऐसे तमाम सारे लोग हैं जिसपे हम बहुत चर्चा करेंगे। मैं आपकी कह रहा हूँ कि मतलब इनसे ज्यादा पुराने और पार्टी में कोई लोग हैं क्या? नहीं, लेकिन हम तो वो सुरेश पचौरी जी का भी असर देख रहे हैं ना, कि वो कार्यालय में आते हैं और चले जाते हैं। 40 साल जिन्होंने कांग्रेस में दिए, केंद्रीय मंत्री रहे और 6 बार राज्यसभा गए, तो ये तो तमाम सारे नेताओं को सोचना होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो नवीन बनाएंगे मंडली और तैयार हो रही कुंडली, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसकी कुंडली है और कौन बाँच रहा है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग का एक बड़ा महत्व है, और अगर समय अगर आपका आ गया है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समय आएगा कब, क्योंकि इसी समय के इंतजार में 2 साल का समय निकल चुका है, और समय जो है जब हम आप बात कर रहे हैं तब भी समय तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।